अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम ईमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया को समझते हैं। ईमेट्रोपिया नॉर्मल ज़ुबान में हमारे पास आइज़ विदाउट रिफ्रैक्टिव एरर, और एमेट्रोपिया जिसमें हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट हो, उस आई को हम कहते हैं एमेट्रोपिया। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ईमेट्रोपिया वो हमारे पास आई होगी जिस पे पैरेलल रेज जो हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही है। अब इन्फिनिटी से क्यों हम इसे कंसिडर कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज हैं वो हमारे पास उसमें अकोमोडेशन जो है रेस्ट पे होती है, इसलिए वो रेज जो इन्फिनिटी से आ रही हों और फिर हमारे पास रेटिना पे फोकस करें, ठीक है, तो और लेंस हमारे पास अनअकोमोडेटेड स्टेट में हो, तो उस कंडीशन को ईमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उनको आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहला जो है वो एक्सियल लेंथ है। आई की जो लेंथ है वो हमारे पास 23.5 मिलीमीटर है। अगर ये हमारे पास इससे शॉर्ट होती है या इससे लॉन्ग होती है तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स की कंडीशंस आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी हमारे पास जो है लेंथ वो हमारे पास शॉर्ट हो, फिर भी हमारे पास आई जो है वो ईमेट्रोपिक हो। ठीक है, क्यों? अगर इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल हमारे पास 22 है, ठीक है, अभी हमारे पास शॉर्ट हो गई है, अब इसमें रिफ्रैक्टिव एरर की कंडीशन है, लेकिन अगर उसका कॉर्निया जो है हमारे पास उसके हिसाब से स्ट्रांग है तो फिर हमारे पास इस आई में भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे कंपोनेंट ने जो है वो हमारे पास पहले कंपोनेंट को कवर कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे का लेफ्ट हैंड नहीं है और उसके राइट हैंड में लेकिन इतनी पावर है कि वो लेफ्ट हैंड को भी कंपेंसेट कर रहा है, तो उसमें भी हमारे पास कह सकते हैं कि वो राइट हैंड से दोनों हाथों का काम ले रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नॉर्मल एज वेरिएशन की बातें हैं। ठीक है, नॉर्मल एज वेरिएशन हमारे पास बर्थ टाइम में जो बच्चा होता है वो हमारे पास 2 to 3 डायोप्टर तक हमारे पास हाइपर में ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आई बॉल जो है हमारे पास स्टार्ट में शॉर्ट होती है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ग्रो करती है, इसलिए हमारे पास जो बच्चा है वो 2 to 3 डायोप्टर हाइपर ओप होगा। 5 to 7 ईयर्स तक हमारे पास वो ईमेट्रोपिजाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, उसकी एक्सियल लेंथ और बाकी जो उसके ब्रेन के और वो चीज़ें जो आई की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, मसल्स वगैरह, वो सारे इसमें डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर ओल्ड एज में या इससे पहले अगर अडल्ट एज की बात करें तो एडल्ट एज में उसका ये हाइपरमेट्रोपिया का जो केस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाता है। ओल्ड एज में हमारे पास क्या होता है, +40 में तो हमारे पास पेशेंट जो है वो प्रेसबायोप हो जाएगा, यानी इसके जो मसल्स हैं, सिलरी मसल्स हैं, उसमें इनफ कंट्रैक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी, जिस वजह से उसका लेंस जो है नियर के लिए हमारे पास अकोमोडेट नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और कंडीशन है जिसे सिनाइल हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, कि मतलब हमारे पास जो लेंस है उसका जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स उसका पेरिफेरी पार्ट और उसका एक न्यूक्लियस जो है उसका मेन सेंटर पार्ट, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है हमारे पास, तो उससे भी हमारे पास सिनाइल हाइपरमेट्रोपिया के चांस है। तो फिर पेशेंट हमारे पास जो है +2 to 3 डायोप्टर तक हाइपरओप हो जाता है। कैसा कानून है कि जब बच्चा था तो तब भी +2 to 3 डायोप्टर हाइपरओप, और जब वापस उस एज में आया तो फिर से क्या है, +2 to 3 डायोप्टर हाइपरओप हो गया। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते, बाद में उसके दांत निकल आते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जाने के बाद फिर उसके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये ठीक उसी तरह कंडीशन है। ठीक है, अब एमेट्रोपिया को समझते हैं कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो आपके पास रेटिना पे फोकस ना हो, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एमेट्रोपिया। ठीक है, इसमें हमारे पास अब कंडीशन है कि अगर लाइट रेज इन फ्रंट आ रही हैं, ठीक है, रेटिना के, तो वो हमारे पास मायोपिया होगा। अगर आप यहाँ पे देखें कि लाइट रेज पहले फोकस हो रही हैं तो वो हमारे पास मायोपिक कंडीशन है। लाइट रेज अगर हमारे पास बाद में रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं तो वो हमारे पास हाइपरओप हो गया। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन भी है कि अगर एक रे हमारे पास बैक हो, एक रेटिना पे हो, या एक बैक एक इन फ्रंट और हमारे पास एक इन फ्रंट एक रेटिना पे हो, तो इस केस को स्टिग्मेटिज्म कहते हैं, यानी हमारे पास 2 पॉइंट्स क्या बनेंगे इमेज के। ठीक है, उसको भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और इसमें एक और बात भी समझे कि इसमें एनाइसोमेट्रोपिया और एनिसोकोनिया भी शामिल है। एनाइसोमेट्रोपिया मतलब ये कि हमारे पास एक आई में जो है ना डिफरेंस हो, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा हो हमारे पास, तो उन कंडीशंस को भी एमेट्रोपिया में हम आगे डिस्कस करेंगे। सही हो गया। इसके हमारे पास कुछ कॉम्पोनेंट्स है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी बात की कि अगर एक्सियल लेंथ शॉर्ट है लेकिन उसकी दूसरा जो कॉम्पोनेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमारे पास उसको कंपनसेट कर रहा होता है।
तो आइए इस कंपोनेंट्स को समझते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं क्या? हमारे पास बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स में एक भी हमारे पास अगर उसमें फ़र्क है तो दूसरा उसको कंपेंसेट कर सकता है, लेकिन हमारे पास इन 4 में से एक भी कंपोनेंट अगर ख़राब है और दूसरा उसको कंपेंसेट नहीं कर रहा तो ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव एरर की कंडीशन को डेवलप करेगा। यही वो बेस है। अगर हमने इसको समझ लिया तो सारे रिफ्रैक्टिव एरर्स को हमारे लिए समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इन कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला इन फ्रंट हमारा जो है, ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है कॉर्निया, ठीक है। इस कॉर्निया की पावर हमारे पास 43 डायोप्टर होती है, ठीक है। इस कॉर्निया की अगर 43 डायोप्टर की बजाय हमारे पास पावर अप जाती है, 45 तक हो जाती है, तो ये मायोप कंडीशन हो गई। इसकी अगर हमारे पास पावर लो हो जाती है 40 डायोप्टर लेट से, तो ये हमारे पास हाइपरओप हो गया। इसी तरह सेकंड हमारे पास एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर हमारे पास कौन सा पोर्शन है? जो कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारे पास, ठीक है। या इससे भी आसान अगर बताऊं तो इधर एक और भी स्ट्रक्चर है आइरिस, उसके बीच में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो हमारे पास एक फासला है, एक सिंपल सी एक डेप्थ है, एक एरिया है, उस एरिया को एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्वियस बनता है। एक्वियस क्या है? हमारे पास एक लिक्विड है। तो इस एंटीरियर चैम्बर की अपनी एक डेप्थ है, डेप्थ गहराई को कहते हैं। तो ये हमारे पास 3.4 मिलीमीटर है। अगर ये हमारे पास 1 मिलीमीटर शॉर्ट होती है तो हमारे पास क्या है? हाइपरमेट्रोप कंडीशन बनेगी। अगर ये हमारे पास इलांगेट होती है तो हमारे पास ये मायोप कंडीशन बनेगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। थर्ड हमारे पास जो कंपोनेंट है वो लेंस है। लेंस हमारे पास उसकी जो नॉर्मल पावर है अनअकोमोडेटेड स्टेट में +15 to 20 डायोप्टर तक आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी लेंस में अनअकोमोडेटेड स्टेट की अगर हम बात करें, क्योंकि एमेट्रोपिया की जब हम डेफिनेशन बताते हैं तो अनअकोमोडेटेड स्टेट की हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए हमने लेंस को अनअकोमोडेटेड स्टेट की पावर को कंसिडर किया है। तो 15 to 20 डायोप्टर अगर इसकी पावर हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है तो मायोपिया, डिक्रीज होती है तो हमारे पास हाइपरोपिया। और इसमें भी कुछ बातें हैं कि फॉर एग्जांपल इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारे पास चेंज होता है, हमारे पास ये जो लेंस है इसका जो सेंटर है हमारे पास ये ऐसा पहले से ही हमारे पास थिक होता है पेरिफेरी के मुकाबले में, लेकिन जैसे ही बंजा ग्रो करता है तो इसमें जो फाइबर्स हैं वो इस तरह हमारे पास स्पाइरल फॉर्म में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और पूरे लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होमोजीनियस हो जाता है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, आप उसकी वीडियो भी देख लें कि वो हमारे पास जब होमोजीनियस हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास सेम हो गया, उसका नुकसान हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो है इसकी पावर जो है लेंस की वो कम हो जाएगी और हमारे पास हाइपरोपिया की कंडीशन डेवलप होगी। ओल्ड एज में अगर हो रही है तो उसे हम फिर प्रेसबायोप कहते हैं। यंग एज में अगर हमारे पास किसी ड्रग्स वगैरह के साथ हो रही हो तो फिर उसको हम जो है हाइपरमेट्रोपिया के केस में लेते हैं। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास वो ये है कि कॉर्निया के पोस्टीरियर पार्ट से लेके रेटिना तक जो हमारे पास लेंथ है, इस लेंथ को कहते हैं एक्सियल लेंथ ऑफ आई, ठीक है। ये एक्सियल लेंथ ऑफ आई जो है 23.5 मिलीमीटर है। पहले स्कीमेटिक और रिड्यूस आई में गुजर चुकी है, इसकी बात हो चुकी है, 24 भी ले सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी वैल्यूज़ हैं इसकी, लेकिन मीन वैल्यू जो है वो 23.5 है। अगर ये हमारे पास इससे शॉर्ट होती है तो हमारे पास जो है कंडीशन बनेगी, और इसी तरह अगर लॉन्ग होती है तो उसमें भी हमारे पास कंडीशन बनेगी। इसके हवाले से एमेट्रोपिया की कुछ प्रेवलेंस दी हुई है कि कौन सी हम ऐसे तरीके इख्तियार कर सकते हैं या कितने केसेस में हमारे पास ये प्रेवलेंट है। तो उनमें कुछ परसेंटेजेस दी हुए हैं, वो आप देख लें। तो बहुत ही इजी है, उसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है, खाली थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है। नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक से दिया हुआ है ईमेट्रोपाइजेशन। ईमेट्रोपाइजेशन वो हमारे पास फिनोमेना है कि जब बच्चा बर्थ से लेके हमारे पास 5 to 7 ईयर्स तक उसकी आई की कंप्लीट ग्रोथ होती है, उस स्टेज को कहते हैं ईमेट्रोपाइजेशन। यानी इस स्टेज में उसके आई के जो नॉर्मल हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं ईमेट्रोपाइजेशन। अगर इस स्टेज के दौरान उसकी हमारे पास प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है फुली ईमेट्रोपिक नहीं हुआ। तो इस हवाले से ईमेट्रोपाइजेशन का प्रोसेस और ये बचपन के 5 से 7 साल जो हैं ये हमारे पास बहुत ही क्रूशल होते हैं बेबी की विजन डेवलप होने में। तो उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गया है। अच्छा, एमेट्रोपिया में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है उसमें सबसे पहला हाइपरमेट्रोपिया, उसे जो है अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसको पहले आप समझें।
हाइपर मीन्स एक्सेस, ठीक है, मेट मीन्स मेजर और ओपिया मीन्स आई। तो ये इसके लिटरल मीनिंग्स भी हो गए कि एक्सेस मेजर ऑफ आई हमारे पास जो है, यानी हमारे पास नॉर्मल से जब उसकी मेजरमेंट बियॉन्ड चली जाए रेटिना के तो उसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन के लिहाज से इसे देखें तो जब आई का लेंस हमारे पास रेस्ट स्टेट में हो, अनअकोमोडेटेड स्टेट में हो और लाइट इन्फिनिटी से आए और हमारे पास बिहाइंड द रेटिना फोकस हो जाए, जिस तरह के यहाँ पे दिख रहा है कि बिहाइंड द रेटिना फोकस हो गई है, ऐसी कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस चीज़ को एक बार और हमेशा के लिए याद रखें कि जब लॉन्ग साइटेडनेस आए इसका मतलब है उसे दूर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि दूर की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर शॉर्ट साइटेडनेस आ जाए या मायोपिया जिसे कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है उसे करीब की चीज़ें नज़र आ रही हैं और दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो इसको हमेशा याद रखें, जो लफ्ज़ लिखा हो लॉन्ग इसका मतलब उसे नज़र आ रहा है दूर का, और शॉर्ट मतलब उसे करीब की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स जो हैं इनके ज़रा उल्टे पुल्टे होते हैं, इस पे आपने क्या कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है, हमारे पास इसकी 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला तो एटियोलॉजिकल के जो हमारे पास कॉजेज़ हैं उनकी बेस पे जो हमारे पास इसकी है क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है क्लिनिकल टाइप्स हैं, क्लिनिकल मतलब जो क्लिनिकल में ऑब्जर्व की जाती हैं उसकी बेस पे हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है। थर्ड हमारे पास इसकी जो है वो लेंस के फंक्शन के बेस पे, ठीक है, कि लेंस हमारे पास अकोमोडेटेड स्टेट में है, अनअकोमोडेटेड स्टेट में है, बच्चे का लेंस है, या इस तरह की बेस पे जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं यार इनकी टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक क्लासिफिकेशन के मेथड्स होते हैं। एटियोलॉजिकल आए तो आप एटियोलॉजिकल याद करें अगर आपके पेपर्स में ये इंक्लूड है, क्लिनिकल हो तो क्लिनिकल, अगर नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो तीनों को सेपरेट याद करें और तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मज़े की बात यही है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें है एक्सियल, ठीक है। एक्सियल की भी मैंने पहले भी बात की कि एक्सियल हमारे पास कैसे होगा। एक्सियल हमारे पास एक्सियल लेंथ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है 23.5 मिलीमीटर। मार्कर सही काम नहीं कर रहा। तो अगर हमारे पास एक्सियल में क्या होगा, एक्सियल हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लाइट रेस बिहाइंड फोकस कर रही होती है, ठीक है। तो इस एक्सियल में हमारे पास यानी एक्सियल लेंथ की वजह से हमारे पास ये काज होगा, तो हमारे पास इसमें एक्सियल लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, ठीक है। शॉर्ट होगी तो हमारे पास रेस जो है वो बिहाइंड फोकस होंगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितनी शॉर्ट होंगी उसके लिए कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे पास ये 1 मिलीमीटर शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास कितने का 3 डायोप्टर का हाइपरोपिया बनेगा। यानी इसका मतलब 23.5 की बजाय ये 22.5 हो जाए, इतनी शॉर्ट हो जाए खाली 1 मिलीमीटर, तो हमारे पास 3 डायोप्टर का हाइपरोपिया का केस बनेगा और इस केस को एक्सियल हाइपरोपिया कहा जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास कर्वेचरल है। कर्वेचरल हमारे पास क्या है, कर्वेचरल हमारे पास ये है कि हमारे पास या लेंस हमारे पास फ्लैट हो जाए या कॉर्निया हमारे पास फ्लैट हो जाए। फ्लैट से मुराद ये है कि हमारे पास स्टीप पोजीशन से फ्लैट आ जाए। फ्लैट पोजीशन में उसकी पावर हमारे पास कम होती है। तो हमारे पास कर्वेचरल की भी कुछ वैल्यूज़ हैं कि अगर कॉर्निया और लेंस हमारे पास कितना फ्लैट हो जाए, हमारे पास जो 1 मिलीमीटर अगर ये फ्लैट होता है कॉर्निया, ठीक है, तो वो हमारे पास 6 डायोप्टर का हाइपरोपिया क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है कि ये लेट से हमारे पास ये कॉर्निया अभी थोड़ा सा स्टीप फॉर्म में है, ये हमारे पास थोड़ा सा फ्लैट हो गया, लेट से 1 मिलीमीटर फ्लैट हुआ है, तो 6 डायोप्टर का हमारे पास इसमें हाइपरोपिया होगा और इस हाइपरोपिया को कर्वेचरल कहेंगे क्योंकि कर्वेचर की वजह से हुआ है लेंस के। थर्ड हमारे पास है इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास ख़ास जो है लेंस की वजह से होगा। हमने पहले भी ये बात की कि लेंस का सेंटर जो है हमारे पास ज़्यादा थिक है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी एज ज़्यादा होती है तो इसका हमारे पास कॉर्टेक्स एरिया भी जो है हमारे पास थिक होना शुरू हो जाता है और इस वजह से हमारे पास ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है या किसी डिजीज़ वगैरह में, डायबिटीज़ वगैरह में, तो उसमें हमारे पास जो है फिर हमारे पास इंडेक्स हम हाइपरोपिया हमारे पास होगा क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है लेंस की वो 15 to 20 डायोप्टर है, लेकिन हमारे पास कम हो जाएगी क्योंकि हमारे पास कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक जैसा हो गया, तो ऐसे उसको हम इंडेक्स हाइपरोपिया कहेंगे।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास पोजिशनल है। पोजिशनल क्या कहते हैं? पोजिशनल में ये कहते हैं किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हमारे पास इस लेंस के पीछे क्या होता है? विट्रस होता है। ये लेंस हमारे पास मूव कर जाए विट्रस में, ठीक है, या कंजेनिटली हमारे पास ये लेंस जो है इसकी पोजीशन हमारे पास थोड़ी सी बैक साइड पे हो, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पोजिशनल हाइपरोपिया। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। सिंपल, अगर मैं इस लेंस को बीच में से हटा दूं, कंजेनिटली या किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से हमारे पास हो गया एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस कंडीशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कंसेक्यूटिव हाइपरोपिया, यही चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अगर आपने आज ना समझा तो ये फिर आपको कभी समझ नहीं आएगी, तो इसको आप ज़रा गौर से देखें। इसी में अक्सर स्टूडेंट जो है गलती करते हैं और टीचर भी कंफ्यूज करने के लिए यही पॉइंट्स उठा के देते हैं। कंसेक्यूटिव हाइपरोपिया हमारे पास दो वजह से होता है। मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या है, ठीक है। कंसेक्यूटिव हाइपरोपिया खुद अपनी वजह से कॉज नहीं होता, किसी दूसरी कॉज की वजह से आपके पास बन रहा होता है। तो दो कंडीशंस में हमारे पास ये बनेगा। पहला है ओवर करेक्टेड मायोपिया इन लेजिक सर्जरी, दूसरा हमारे पास अंडर करेक्टेड IOL एंड RLE, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इनको डिटेल में भी बता देता हूँ, ठीक है। ओवर करेक्टेड मायोपिया इन लेजिक, लेजिक एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम मायोपिया को करेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होगा क्या। ये हमारे पास एक मायोपिया का केस है, ठीक है। हमारे पास रेज इन फ्रंट फोकस हुए हैं। होता क्या है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमने रेज को यहाँ पर फोकस कराना होता है, ठीक है, इस रेटिना पे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास लेंस जो है, मायोपिया का जो केस है ये ओवर करेक्ट हो गया है। ओवर करेक्ट कैसे होगा? रेज को यहाँ पर फोकस कराने के लिए आपको इसकी कॉर्निया, लेजिक प्रोसीजर में इस कॉर्निया को थोड़ा सा फ्लैट किया जाता है। इतना फ्लैट करना होता है हमारे पास कि ये रेज जो है यहाँ पर हमारे पास फोकस हो, ठीक है, तब हमारे पास मायोपिया करेक्ट होता है। लेकिन ओवर करेक्टेड की बात आई है, इसका मतलब इसको हमने इतना फ्लैट कर दिया है, लेट से बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए शो किया, इतना फ्लैट कर दिया है कि ये रेज अब आपके पास यहाँ पर फोकस हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन को कंसेक्यूटिव हाइपरोपिया कहते हैं और ओवर करेक्टेड मायोपिया की वजह से ये हमारे पास काज हुई है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये मायोपिया कैसे ओवर करेक्ट हुआ है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये रेज यहाँ पे फोकस होती, लेकिन ये इसमें ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मायोपिया की करेक्शन की बात हो रही है, तो इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, ठीक है। सेकेंड, इसके केस को अगर हम समझे, अंडर करेक्टेड IOL एंड रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। अच्छा, ये हमारे पास कैटरेक्ट की सर्जरी फॉर एग्जांपल हो रही है, ठीक है। IOL उसमें इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे एक लेंस को क्या प्लेस किया जाता है जो कि हमारे पास फिर रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। तो कैटरेक्ट की सर्जरी हो रही है, अंडर करेक्टेड IOL, इसे कैसे मिलेगा? हमारे पास जो है हाइपरोपिया में क्या है, रेज बिहाइंड फोकस हो रही है, ठीक है। ये अब सिंपल हाइपरोपिया का केस है, जब उस पेशेंट का लेंस था ही नहीं तो वो हाइपरोपिक है, ठीक है, हमारे पास उसकी पावर कम है। अब उसकी रेज हमारे पास यहाँ पे फोकस हो रही है। हमारा गोल ये है कि उसकी रेज को हमने यहाँ पर फोकस कराना है, ठीक है, रेटिना के ऊपर। यहाँ पे क्या केस लिखा हुआ है, अंडर करेक्टेड IOL। हमने उस लेंस की पावर इतनी कम रखी, ठीक है, कि वो रेज हमारे पास स्टिल जो है फोकस नहीं हो रही और फिर भी हमारे पास बिहाइंड के फोकस हो रही हैं। ऐसे केस को हम कहते हैं अंडर करेक्टेड IOL। और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज भी हमारे पास एक सर्जरी का नाम है, उसमें भी ठीक इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो होता है। इनके प्रोसीजर भी आगे आएंगे तो उनको भी क्या डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन दो केसेस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी, नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ ले, क्योंकि ये फिर बाद में आपको कोई भी नहीं समझाने वाला। आगे हम क्या है बहुत जो है माइन्यूट चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें फिर इन चीज़ों को समझाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए अभी ही इन चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर कर लें। अच्छा, अब इनकी क्लिनिकल टाइप्स की हम बात करते हैं, ठीक है। पहले हमने एटियोलॉजी की बेस पे बात की, अब इसकी क्लिनिकल टाइप्स ये उससे मिलती जुलती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज है, एक सिंपल हाइपर है, ठीक है, दूसरा हमारे पास पैथोलॉजिकल है और थर्ड हमारे पास जो है वो फंक्शनल है। तो सिंपल में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास सबसे कॉमन फॉर्म है, ठीक है। क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सिंपल हाइपरमेट्रोप्स होंगे आपके पास, और यही हमारे पास केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें हमारे पास जो है एक्सियल और कर्वेचरल हमारे पास हाइपरोप पेशेंट्स होते हैं। एक्सियल अभी मैं डिस्कस कर चुका कि उसकी आई बॉल जो लेंथ है वो शॉर्ट होगी, और कर्वेचरल के कॉर्निया और लेंस हमारे पास उसके इनमें से कोई एक या दोनों जो है हमारे पास फ्लैट होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैट होते हैं हमारे पास।
तो ये हमारे पास सिंपल के हो गए। सेकंड हमारे पास पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल भी हमारे पास 2 में डिवाइड है। एक कंजेनिटल कहते हैं बाय बर्थ को, और सेकंड हमारे पास जो है वो एक्वायर्ड यानी बाहर से हमारे पास किसी कंडीशन की वजह से हमारे पास लगे। कंजेनिटल में हमारे पास है माइक्रोऑप्थेल्मोस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑप्थेल्मोस आई यानी स्मॉल आई आपके पास, माइक्रोकॉर्निया स्मॉल कॉर्निया, ठीक है। कंजेनिटल पोस्टीरियर सबलेक्सेशन ऑफ लेंस, ये हमारे पास कौन सी कंस्टिट्यूशन है जिसमें हमारे पास जो लेंस है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड में विट्रस की तरफ जो है हमारे पास विट्रस में घुस चुका हो या विट्रस की तरफ हमारे पास ज़्यादा उसका जोर हो, तो इस कंडीशन में भी आपके पास हाइपरोपिया होगा। नेक्स्ट लास्ट जो है इसमें वो कंजेनिटल एफेकिया विदाउट लेंस, ठीक है। बाय बर्थ आपके पास लेंस ही प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हाइपरोप होगा पेशेंट। एक्वायर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ 5 हैं केसेस हैं। सेनाइल हाइपरमेट्रोपी, सेनाइल कहते हैं एज रिलेटेड, ठीक है, जो एज की वजह से हमारे पास होता है। इसमें हमारे पास वही कर्वेचरल और इंडेक्स हमारे पास आता है हाइपरोपिया। इंडेक्स में एक पॉइंट का इजाफा है, ठीक है, वो ये कि इसमें हमारे पास न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, मैंने पहले भी शायद अभी बताया कि न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस में हमारे पास होगा क्या कि ये फॉर एग्जांपल लेंस है हमारे पास, जो इसका न्यूक्लियस है ये हमारे पास ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा इसमें हमारे पास फाइबर्स होते हैं, लेकिन एज के साथ साथ या किसी ट्रॉमा या किसी ड्रग्स की वजह से आपके पास जो है ये कॉर्टेक्स एरिया जो है इसमें भी हमारे पास फाइबर्स की ग्रोथ हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। न्यूक्लियस, ठीक है, और स्क्लेरोसिस हमारे पास एक पेल येलो कलर के फाइबर्स या एक डेड स्किन टाइप आप उसको कंसिडर कर लें, उस चीज़ को हम क्या है स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये जब हमारे पास लेंस की कॉर्टेक्स में जमा होना शुरू हो जाए तो उसको न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस कहते हैं, और ये हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन काज करेगा। नेक्स्ट पोजिशनल, कि हमारे पास पोजीशन जो है डिस्प्लेस हो जाए बैक साइड पे, ठीक है। एफेकिया कि हमारे पास उसमें लेंस ही प्रेजेंट ना हो। ये हमारे पास अब कॉन्जेनिटल वाले केस से ज़रा डिफरेंट है। कॉन्जेनिटल मतलब बाय बर्थ, और इसमें हमारे पास 2 केसेस आ सकते हैं, किसी ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से, दूसरा किसी कैटरेक्ट सर्जरी की वजह से हमने क्या है इसका लेंस रिमूव कर दिया। फोर्थ वन कंसेक्यूटिव, इस पे भी डिटेल में बता चुका हूँ कि 2 केसेस इसमें है, ओवर करेक्टेड मायोपिया वाला जो केस है और दूसरा हमारे पास अंडर करेक्टेड IOL सर्जरी में जो होता है। फिफ्थ वन जो है वो रेट्रोबल्बर ऑर्बिटल ट्यूमर्स, लफ्ज़ इसका सख्त है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रेट्रोबल्बर कहते हैं बैक साइड ऑफ आई, ठीक है, ये हमारा हो गया बैक साइड ऑफ आई बॉल, ठीक हो गया। ऑर्बिटल हमारे पास जो है, ऑर्बिटल हमारे पास ऑर्बिट से निकला है। ऑर्बिट वो पार्ट है जिसमें हमारे पास ये पूरा आई ग्लोब स्क्लेरा समेत पड़ा हुआ है, ठीक है। ट्यूमर, उसमें हमारे पास कोई ट्यूमर हो गया, ये हमारे पास हाइपरोपिया कॉज कैसे करेगा, इसकी कुछ फिजिक्स होगी पीछे, कोई केमिस्ट्री होगी, उसको समझते हैं। ये हमारे पास आई बॉल, ठीक है, आई बॉल में हमारे पास ये इसका आई पार्ट का बैक पार्ट है, ठीक है। इस बैक पार्ट में हमारे पास समझें कोई हो गया ट्यूमर। अब ये ट्यूमर क्या करेगा, ये ट्यूमर हमारे पास इस रेटिना जो हमारे पास सबसे लास्ट लेयर है इसको थोड़ा फॉरवर्ड पुश करेगा, ठीक है। ये लेयर अब हमारे पास यूं हो गई, ये लेयर हमारे पास जब थोड़ी सी फॉरवर्ड पुश हो गई, इसकी वजह से अगर आप नोटिस करें कि एक्सियल लेंथ में हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। ये एक्सियल लेंथ का जो डिफरेंस है आपके पास, ये आपके पास हाइपरोपिया इसमें कॉज कर रहा होता है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, बस ये है कि आप में शौक़ हो उसको पहचानने का, वरना तो सिंपल के नाम लेके भी लोग कह सकते हैं, लेकिन आपको उसके पीछे की वजह पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड फिर जो हमारे पास इसमें टाइप्स हैं वो है फंक्शनल हाइपरोपिया। फंक्शनल मतलब उसका हमारे पास फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो चुका है, किसी पार्ट का हमारे पास फंक्शन जो है उसमें कमी आ चुकी है। फॉर एग्जांपल हैंड का फंक्शन है पकड़ना, ग्रैबिंग, ठीक है, इसका फंक्शन हमारे पास अगर रिड्यूस हो जाए, इसके मसल्स में फ़र्क आ जाए, तो इस केस को हमारे पास इधर फंक्शनल हाइपरोपिया कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 बातें हैं, एक तो ये कि हमारे पास पैरालिसिस हो जाए अकोमोडेशन की। पैरालिसिस कैसे कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं जाम होने को, बंद हो जाने को, बिल्कुल क्या फ्रीज हो जाने को। अकोमोडेशन एक फिनोमेना है जिसमें हमारे पास लेंस स्टीप शेप इख्तियार करता है चीज़ों को, करीब चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, और दूर की चीज़ों में भी अकोमोडेशन होती है, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा।
थर्ड नर्व पाल्सी में है हमारे पास ये कंडीशन होती है, यानी ये जो पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन है ये थर्ड नर्व पाल्सी में होगी। थर्ड नर्व पाल्सी है, इसमें हमारे पास डिफेक्ट आ जाएगा, इस वजह से हमारे पास पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन होगी। नेक्स्ट इसमें जो कंडीशन है वो है इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ठीक है, इंटरनल अंदर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, यहाँ पर हमारे पास आई के अंदर के वो मसल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास डिफेक्ट आ जाए, उन मसल्स में अगर हमारे पास कुछ मसल्स इफेक्ट हो जाएं, उसकी वजह से होगा ये कि आपकी ये जो आई है ये आपकी मीडियल साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। मेरा मीडियल साइड ये है, कोई एक आई जो है आपके पास मीडियल साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, या दोनों आईज आपकी जो है वो मीडियल साइड पे हमारे पास जब शिफ्ट हो जाए, ऐसी कंडीशन को इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया कहते हैं। अब इसकी वजह से हाइपरोपिया कैसे डेवलप होगा उसको समझे। कैसे होगा भाई, बहुत ही सिंपल है। आइज का जो आपका जो मेन सेंटर है वो आपका डी सेंटर हो चुका है। डी सेंटर होने की वजह से रेज आपकी सही तरीके से रेटिना पे फोकस नहीं होगी, उस वजह से आपके पास इसमें जो है इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया की वजह से हाइपरोपिया बनने वाला है। अगर मैं एक रफ सी डायग्राम थोड़ी सी ड्रा करने की कोशिश करूं कि ये अगर कॉर्निया की पोजीशन है और ये हमारे पास जो है मसल्स के फ़र्क की वजह से हमारे पास डिस्लोकेट हो चुका है, हमारे पास पूरा आई बॉल ही जो है कह सकते हैं कि रोटेट हो चुका है, तो ये हमारे पास जो है थोड़ा सा बैक साइड पे हमारे पास फॉल करेगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है वो है कि अकोमोडेशन की बेस पे हमारे पास जो है हाइपरोपिया पे उसका इफ़ेक्ट आता है, उस चीज़ को अभी हम डिस्कस करने वालेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी थर्ड जो है क्लासिफिकेशन की टाइप भी है, वरना तो ये हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया को खाली दिखाता है कि हाइपरमेट्रोपिया की असल में हमारे पास कितनी टाइप्स है। टोटल हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास कौन सा हाइपरमेट्रोपिया, ये वो हाइपरमेट्रोपिया है जिसका पता हमें तब लगता है जब हम आई में साइक्लोप्लेजिया साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स डालते हैं। साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स हमारे पास वो ड्रॉप्स हैं जो कि आई की अकोमोडेशन को स्टॉप कर देते हैं। कैसे कि वो हमारे पास सिलियरी मसल्स की कंट्रैक्शन है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हाइपरमेट्रोपिया है जो कि साइक्लोप्लेजिया के बाद पता चलेगा। ये हमारे पास टू कंपोनेंट से मिलके बना है, एक लेटेंट और एक मैनिफेस्ट। लेटेंट कहते हैं छुपे हुए को, ठीक है, ये छुपा हुआ होता है। क्यों छुपा हुआ होता है? 1 डायोप्टर तक ये हमारे पास होता है, और ये छुपा इसलिए होता है हमारे पास कि हमारे पास जो आई का सिलियरी टोन है, हमारे पास जो सिलियरी मसल्स हैं उसने इसको कवर किया होता है। ये +1 डायोप्टर तक होता है, इसलिए ये वो पोर्शन है जो हमें कभी भी नज़र नहीं आता जब तक आपने उसको साइक्लोप्लेजिक ना किया हो। ठीक है, और ये हमारे पास बच्चों में ज़्यादा होता है और एज बढ़ते हुए हमारे पास ये कम होता जाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट वो जो नज़र आ रहा होता है, ठीक है, और ये वो है जो कि हमारे पास पेशेंट की जो सिलियरी टोन है ये उससे हमारे पास करेक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो और यही हमारे पास जो नज़र आता है। तो ये हमारे पास मैनिफेस्ट फर्दर हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक फैकल्टेटिव और एक एब्सोल्यूट। ठीक है, फैकल्टेटिव कौन सा होगा? फैकल्टेटिव वो होगा जो पेशेंट अपने एकोमोडेटिव एफर्ट से भी ठीक कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं कैमरे की तरफ अपनी आइज़ को अगर बहुत फोकस करके देखूं, इसका मतलब है कि मैं किसी नियर पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त आई की अकोमोडेशन जो है वो वर्क में आती है, कन्वर्जेंस भी आती है, वो फिर एक दूसरी बात है। लेकिन इस वक्त अकोमोडेशन की बात करेंगे तो एकोमोडेशन एफर्ट से जो है मैंने एक चीज़ को देख लिया, ठीक है, थोड़ी तकलीफ हुई, आइज़ का थोड़ा जोर लगा, लेकिन ये वो पार्ट है हमारे पास हाइपरोपिया का जो कि हमारे पास एकोमोडेशन की एफर्ट से ठीक होगा। सेकंड इसमें एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट वो पार्ट है हमारे पास जो कि एकोमोडेशन एफर्ट्स के इस्तेमाल के बावजूद भी आपके पास ठीक नहीं होगा, और चीज़ को अगर मैं देख रहा हूँ तो वो मुझे ब्लर नज़र आएगी। तो इसी पार्ट को ज़्यादातर हमारे क्लिनिक्स में जो है एब्सोल्यूट को करेक्ट किया जा रहा होता है कि बगैर किसी साइक्लोप्लेजिया के यंग पेशेंट आया, उसमें अगर हाइपरोप है तो उसका एब्सोल्यूट पार्ट को हम देख रहे होते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, और आगे ट्रीटमेंट में इसको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये क्यों गलत है। टोटल हाइपरोपिया यानी हमारे पास लेटेंट और मैनिफेस्ट का कॉम्बिनेशन है, और मैनिफेस्ट में हमारे पास फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट है। ये इसका एक फार्मूला टाइप हो गया। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास है कि क्लिनिकल पिक्चर, सिम्टम्स और साइंस, हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस, ये हमारे पास इसमें क्या होगी, क्लिनिक में हमारे पास इसकी अपीयरेंस कैसे होगी, सिम्टम्स हमारे पास इसका हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है कि अगर हमारे पास 1 डायोप्टर से कम है यंग पेशेंट में तो वो हमें नज़र नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि वो हमारे पास सिलियरी टोन की वजह से कवर होगा, सिलियरी टोन की वजह से भी अगर हमारे पास कवर नहीं हो रहा तो पेशेंट के अकोमोडेटिव एफर्ट की वजह से वो हमारे पास कवर हो रहा होगा। सेकेंड हमारे पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स है। ये एस्थेनोपिक सिम्टम्स हमारे पास उस वक्त हैं जब हमारे पास
हमने रिफ्रैक्टिव एरर फॉर एग्जांपल +2 3 डायोप्टर हमने उसे कवर कर लिया, हमने उसे ठीक कर लिया, उसके बाद भी उसे मसला आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? सस्टेन एकोमोडेटिव एफर्ट्स की वजह से, कि उसको एकोमोडेशन में हमारे पास थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से उसकी आईज में टायर्डनेस आएगी, ठीक है। फ्रंटल और फ्रंटो टेम्पोरल हेडेक, इधर फ्रंट पोर्शन में या टेम्पोरल पोर्शन के साथ फ्रंट पोर्शन में उसका हेडेक फील होगा, उसे वाटरिंग आई से जो उसकी कंटिन्यूस होगी। माइल्ड फोटोफोबिया, फोटोफोबिया किसे कहते हैं? फोटो मीन्स लाइट, फोबिया कहते हैं फेयर को। ये फियर है, डर है लाइट की तरफ, ठीक है। लाइट में निकलते हुए इसे मसला होगा, लेकिन इधर माइल्ड लिखा हुआ है, मतलब इसे इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो इन सिम्टम्स जब हमें पेशेंट में नज़र आते हैं तो इस पेशेंट की ट्रीटमेंट भी फिर क्या उस हिसाब से हम डिफरेंट करते हैं। लेकिन ये वो सिम्टम्स हैं जो पेशेंट आपको बताएगा कि यार मुझे यहाँ पर पेन फील हो रहा है, मेरी आई से पानी आ रहा है, और इसके साथ साथ मुझे जो है धूप में थोड़ा मसला हो रहा है, सनलाइट में प्रॉब्लम है। थर्ड हमारे पास जो है वो एस्टोनोपिक सिम्टम्स हैं, लेकिन डिफेक्टिव विजन भी है हमारे पास, या डिफेक्टिव विजन विद एस्टोनोपिक सिम्टम्स। इसमें ये होता है कि +2 से 3 डायोप्टर का हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर हमने जो है वो करेक्ट कर लिया है, लेकिन वो हमारे पास अभी भी फुली करेक्ट नहीं हुआ, उसकी अभी भी विजन हमारे पास डिफेक्टिव है, उसे ब्लर नज़र आ रहा है। उसका जो हमने ये डिफेक्टिव जो विजन वाला पार्ट है, ये हम उसका फुल करेक्ट नहीं किया, उस वजह से उसको एस्टोनोपिक सिम्टम्स हो रहे हैं। इसमें तो हम पहला काम ये करेंगे कि इसकी डिफेक्टिव विजन जो है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट में इस पर डिस्कस करेंगे। डिफेक्टिव विजन ऑनली, ये हमारे पास एक और कंडीशन है कि जब डिफेक्टिव विजन, फॉर एग्जांपल मुझे हाइपरोपिया है और ये जो है नियर की ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ और ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये डिफेक्टिव विजन की वजह से जो है मेरे अंदर कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे। वो ये होगा कि ये चीज़ मुझे ब्लर दिखेगी, और ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। फिफ्थ है जो इफेक्ट ऑफ एज, एज के उसके ऊपर बहुत असर है। जो एज वेरिएशन का भी मैंने बात की थी कि बर्थ टाइम में हमारे पास 2 to 3 डायोप्टर आइज हाइपर ओप होगी, फिर यंग एज में जो है 5 to 7 तक वो सही हो जाती है, फिर यंग एज तक वो ठीक रहती है, फिर 40 के बाद फिर हमारे पास वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये वही इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें आपका इंडेक्स जो है वो लेंस का वो चेंज होता है। इंटरमिटेंट सडन ब्लरिंग ऑफ विजन, कभी कभी जो है आपके पास विजन जो है ब्लर हो जाती है, और क्रॉस्ड आई सेंसेशन के आईज आपके पास क्रॉस आपको फील होती है कि दोनों आईज जो है मीडियल साइड पे आ चुकी हैं। ये दोनों कंडीशन आपके पास स्पेजम ऑफ अकोमोडेशन की वजह से होगा। स्पेजम ऑफ अकोमोडेशन मतलब एकोमोडेशन जो है आपकी ब्लॉक हो गई है, ठीक है। एकोमोडेशन में जो है आपको मसला आ रहा है, इस वजह से आपके पास ये कंडीशन जनरेट होगी। नेक्स्ट इस पे साइंस है। साइंस वो चीज़ है जो कि प्रैक्टिशनर जो है पेशेंट में देख रहा होता है, ठीक है। सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट फील कर रहा होता है, जो कि हम हिस्ट्री लेते वक्त जो है पेशेंट का फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखें। साइंस वो है जो प्रैक्टिशनर देखता है, और सिम्टम्स वो है जो पेशेंट फील करता है। नंबर 1, विजुअल एक्विटी जो है हमारे पास वेरी करेगी किस चीज़ के साथ, कि हाइपरमेट्रोपिया उसका कितना है, ठीक है। एक टेबल भी है, अगर मुझे मिले तो मैं इधर शो करा देता हूँ। तो इसमें आप देखें जितना हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा उतनी आपके पास विजुअल एक्विटी उसकी कम आएगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो मैंने डायग्रामेटिकली शो कराना ज़्यादा बेहतर समझा। एक तो ये कि इनका जो ये एंटेरो पोस्टीरियर लेंथ है, ये आपके पास इनकी शॉर्ट दिखेगी। जब आप इसकी अल्ट्रा स्कैन करेंगे, ए स्कैन, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इसकी जो आई बॉल है वो हमारे पास शॉर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कॉर्निया का फ्रंट पार्ट से हम देखें तो ये हमारे पास ज़रा सा प्लेन होगा, ज़रा सा फ्लैट होगा हमारे पास। इसे एक कंडीशन भी कहते हैं प्लेना कॉर्निया या कॉर्निया प्लेना हमारे पास जो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इससे ज़रा सा पीछे आ जाए तो हमारे पास ये जो एंटीरियर चैम्बर है इसका, ये थोड़ा सा शैलो होगा। शैलो से मुराद ये है कि थोड़ा सा हमारे पास कम होगा नॉर्मल के मुकाबले में। नॉर्मल हमारे पास इसकी डेप्थ 3.4 होती है, तो पहले भी बता चुका हूँ कि 1 मिलीमीटर रिडक्शन से कितना एरर हमारे पास आता है। तो ये भी हमारे पास इसमें एक पॉइंट है जिसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, पूरे आई बॉल का साइज़ भी हमारे पास छोटा होगा, ठीक है। नॉर्मल से हमारे पास जो आई बॉल का साइज़ है वो भी थोड़ा सा हमें छोटा दिखेगा कुछ कंडीशंस में, जब हम उसकी क्या डिटेल एग्जामिनेशन करें। इनका जो मैकुला है वो हमारे पास उसमें लार्ज पॉजिटिव एंगल कैपा जो है हमें दिखने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है कि ये पेशेंट हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक है। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास इसकी ऑप्टिक डिस्क है,
ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क हमारे पास इसकी जो है नॉर्मल साइज से थोड़ी सी स्मॉल होगी। रेडिश कलर में क्या ज़्यादातर हमें दिखती है, पेपिलाइटिस वगैरह के भी चांसेस हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन हो गया इसमें। रेटिना की जो वेसल्स हैं वो हमारे पास वो एसिटोनेटेड हमें दिखेंगी। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ब्रांचिंग नज़र आएगी। ठीक है, ये भी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। और इसके अलावा जो जनरल बैकग्राउंड है फंडस का वो हमारे पास शाइनी दिखेगा, और उसे शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस भी कहते हैं कि बिल्कुल क्या शाइन कर रहा होता है। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन शो करेगा। इसमें फिर हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस मतलब ये कि जब अगर हमने इस हाइपरमेट्रोपिया को ज़्यादा टाइम तक ट्रीट ना किया तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं। तो पहला तो है एम्ब्लायोपिया, हर किस्म का एम्ब्लायोपिया, एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, वन आई में हमारे पास एम्ब्लायोपिया हो सकता है। स्ट्रेबिस्मिक एम्ब्लायोपिया हमारे पास एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस स्क्विंट की वजह से हो सकता है। तीसरा जो हमारे पास है एमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, वो भी इस कंडीशंस में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, जब दोनों आईज में बायलैटरल हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में ये एम्ब्लायोपिया की कंडीशंस हमें बहुत देखने को मिलेंगी। हाइपरमेट्रोपिया के जो पेशेंट्स हैं हमारे पास इसमें एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस स्क्विंट की भी चांसेस हैं। क्योंकि ये जो है एकोमोडेशन का एक्सेसिव यूज़ कर रहा होता है। जब ये नियर को देख रहा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एकोमोडेशन का यूज़ कर रहा होता है। इस वजह से इसमें ये बहुत ज़्यादा चांस है हमारे पास कि इसमें जो है एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस स्क्विंट की कंडीशन हमारे पास हो। इसमें एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स में प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लाकोमा के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमने ये बहुत देखना है कि अगर हम इन्हें मिड्रेटिक्स दे रहे हैं तो वो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हम बिल्कुल भी इनको जो है मिड्रेटिक्स के जो ड्रॉप हैं ख़ासकर ओल्ड एज पेशेंट में हम इनको बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारे पास इस ग्लाकोमा का, प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लाकोमा का हमारे पास क्या रिस्क होता है। लास्ट वन जो इसमें हमारे पास है वो बहुत ही नॉर्मल सा है, लेकिन अक्सर जो है इसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चीज़ें ब्लर दिख रही हैं। ठीक है, इस ब्लर दिखने की वजह से क्या होगा, मेरी आंखों पे जोर पड़ेगा, फैटीग, मुझे दर्द महसूस होगा। दर्द की वजह से मैं बार बार अपनी आंखों को मलूंगा और बहुत सारे जो है तरीके इसके साथ करूंगा, जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शंस क्रिएट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। रिकरेंट स्टाइस, क्लेजियन, ब्लेफराइटिस, ये सारे जो हैं इन्फेक्शंस, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया में होते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारे पास हो सकता है। एक डिजीज़ है, उसको आपने फाइंड भी कर लिया, डायग्नोज भी कर लिया, उसका वजह भी पता लगा ली, सब कुछ हो गया, आखिर में उसकी ट्रीटमेंट जो है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उसके बगैर आपको कोई डॉक्टर कंसिडर नहीं करेगा। तो इसकी ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम बात करें, इसकी ट्रीटमेंट को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्टिकल, सर्जिकल एंड विजुअल हाइजीन। ऑप्टिकल से मुराद वो है कि जब हम ऑप्टिकल वेज यूज़ करके, थ्योरेटिकल वेज यूज़ करके, थ्योरेटिकली जो हमारे पास जो वेज हैं, ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि ग्लासेस के जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है उनका यूज़ करके जो हम ट्रीट करेंगे उसको ऑप्टिकल में, और सर्जिकल आपको पता है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, और विजुअल हाइजीन से मुराद ये है कि हम जो है उसकी नॉर्मल रूटीन में ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिसको अगर वो ठीक कर ले तो उससे का रिफ्रैक्टिव एरर ठीक हो सकता है। ऑप्टिकल में हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास चिल्ड्रन के लिए अलग गाइडलाइंस हैं और इसी तरह एडल्ट्स के लिए कुछ अलग गाइडलाइंस हैं। जनरल रूल्स जो हमारे पास ये है कि जब भी हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट हो, इस पॉइंट को हम क्लिनिक में सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि हम कभी भी उसका जो है कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको क्या हमने इन कंसिडरेशन रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें यह है कि अगर हमारे पास 1 डायोप्टर से का हो या इससे कम एरर हमारे पास हाइपरमेट्रोप का हो तो हमने उसको करेक्ट तभी करना है जब वो कोई सिम्टम्स शो कर रहा हो। ठीक है, इसके अलावा अगर रिफ्रैक्टिव एरर हमारे पास इसमें ज़्यादा हो स्फेरिकल करेक्शन का, ठीक है, तो हमने उसको करेक्ट उतना ही करना है जितना उसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहा हो। ठीक है, कभी भी उसको हमने इतना नहीं देना, रिफ्रैक्टिव जो है उसकी हमने ट्रीटमेंट इतनी नहीं करनी कि क्या उसके साथ वो अनकंफर्टेबल फील करे, उसके सर पे बोझ आ रहा हो इससे। तो इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है हाइपरोप के केस में, वरना केस हमारे पास उल्टा भी हो सकता है। चिल्ड्रन के लिए हमारे पास क्या गाइडलाइंस है,
अगर हमारे पास 4 ईयर से चाइल्ड की एज हमारे पास कम है तो उसको हमने फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन देनी है और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, उसकी आइज एक्सेप्ट कर देते हैं। और हमने जिस तरह पढ़ा कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो ईमेट्रोपाइजेशन की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें जब स्कूल एज आने में हमने उसकी ये करेक्शन जो है कम करनी है। इसलिए हाइपरओप्स को स्पेशली जो है चिल्ड्रन को वो हम ये गाइडलाइंस देते हैं कि 6 मंथ के बाद अपना रेगुलर चेकअप वो लाजमी करें, ठीक है। 4 ईयर से अगर पेशेंट ज़्यादा है तो ऑलरेडी यही केस है कि उसको हमने फर्स्ट अंडर करेक्ट रखना है, ठीक है। उसकी हमने फिर ग्रेजुअली जो है उसकी आई की जो है रिफ्रैक्टिव पावर हमने इंक्रीज करनी है अगर ज़रूरत पड़े। अगर 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 हमारे पास बच्चा जो है ईमेट्रोपाइजेशन की तरफ खुद ब खुद जा रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको अंडर करेक्ट ही रखते हैं, ठीक है, उसकी पावर को हम कम ही रखते हैं ताकि उसकी आइज़ जो है खुद जो है इस रिफ्रैक्टिव एरर को कंपनसेट करने की कोशिश करें। एक्सोफोरिया की अगर हमारे पास कोई कंडीशन है साथ में, उसको हमने अंडर करेक्ट रखना है हमारे पास 1 to 2 डायोप्टर तक, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारे पास थोड़ा मसला हो सकता है। नेक्स्ट अकोमोडेटिव कन्वर्जन स्क्विंट अगर हमारे पास है कि आइज़ हमारे पास कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, स्क्विंट है उन दोनों आइज़ में, तो उसमें हमने फुल करेक्शन देनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्ब्लायोपिया जिस तरह पहले कहा कि जितने भी किस्म का, तीनों किस्म का एम्ब्लायोपिया है तो फुल करेक्शन हमने उन्हें देनी है और साथ में उनकी ऑक्लूजन थेरेपी भी हमने स्टार्ट करनी है। एम्ब्लायोपिया को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि किसी भी एक आई में या दोनों आइज़ में विजन आपके कम हो गई हो और पूरी ट्रीटमेंट करने के बाद भी क्या वो विजन ठीक ना हो रही हो, ऐसी कंडीशन को एम्ब्लायोपिया कहते हैं। ज़्यादातर इसका कनेक्शन जो है पीछे ब्रेन के साथ होता है, ठीक है, कुछ इसमें फैक्टर्स हैं तो वो भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर मौका मिला। एडल्ट्स में हमने किस चीज़ों का ख्याल रखना है, एडल्ट्स में ये है कि जो मैनिफेस्ट करेक्शन दिख रही होती है उसी को हमने क्या ट्रीट करना है, ठीक है। और इसमें इन्फिनिटी डिस्टेंस हमने जो है लेना है। नॉर्मली हम 6 मीटर लेते हैं, 6 मीटर भी इनफाइनाइट रेस जो है यहाँ से आ रही होती है, लेकिन बेहतर है कि इससे भी ज़्यादा हम जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पेशेंट को फोकस कराएं। नॉर्मली जो हम करेक्शन दे रहे होते हैं एडल्ट्स के लिए भी और जो है चिल्ड्रन के लिए भी, अक्सर इनमें गलती नहीं करनी। अक्सर लोग जो है दोनों को यही करेक्शन दे देते हैं, मैनिफेस्ट करेक्शन, जिसकी वजह से उनका लेटेंट जो हाइपरमेट्रोपिया है वो हमेशा के लिए हिडन रह जाता है, ठीक है। और जो छुपा हुआ हाइपरमेट्रोपिया वो हमें पता नहीं चल पाता कि वो कितना है। उस वजह से क्या पेशेंट में फ्यूचर में जो है उनके स्पेक्टिकल्स के नंबर जो है हमारे पास चेंज आ रहे होते हैं और ये हमारे पास उसकी आइज़ को डैमेज कर सकता है कि उसका रिफ्रैक्टिव एरर हमारे पास फ्यूचर में कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सर्जिकल ऑप्शंस जितनी भी सर्जरीज़ हैं उनमें हमारा फोकस जो है वो कॉर्निया को क्या ठीक करने का होता है। जितना ये कॉर्निया फ्लैट हुआ होता है इसको ये जो है हमारे पास मोर स्टीप शेप में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके लिए क्या लेज़र्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आजकल सारे ऑपरेशंस ऑलमोस्ट लेज़र हैं, तो इसमें बेसिक ये होता है। नेक्स्ट इसमें एक और भी है कि लेंस जो है आपका, लेंस में हमारे पास जो है उसको चेंज किया जा रहा होता है, ठीक है। उसकी जो पावर है या अपना जो नॉर्मल लेंस है इसको निकाल के इसकी जगह कोई इससे बेहतर लेंस जो हाई पावर का हो वो लगा के क्या आई को एक नॉर्मल स्टेट में लाया जा रहा होता है, क्योंकि हाइपरओप में पावर कम हुई होती है। तो उस पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ये 2 प्रोसेसेस ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनके मेथड्स थोड़े डिफरेंट है। मेथड्स पे मैं अभी इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इंशाल्लाह इन सारी सर्जरीज़ को बहुत ही डिटेल से पढ़ना है हमने और इनका जो है एक डिफरेंशिएशन पॉइंट जिससे आपको पता चले यार कि एक सर्जरी जो है वो दूसरे के साथ मिक्स हो रही है, उनको किस तरह आप इसमें सेपरेट करना है ताकि हमें डिफरेंस जो है इनका वाज़े पता चले। फिलहाल के लिए आपके नाम ही समझ लें, इधर जितना लिखा हो तो वही काफ़ी है। कंडक्टिव केराटोप्लास्टी है, ठीक है, लेज़र थर्मल केराटोप्लास्टी, हाइपरोपिक लेजिक है, फेकिक IOL और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हैं जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक शायद मैंने ये सारी वीडियोस अपलोड की हों, तो आप जाके फिर ये देख भी सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास विजुअल हाइजीन है। विजुअल हाइजीन में ही अपनी जो है नॉर्मल रूटीन्स को थोड़ा चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कि जब हम काम कर रहे हैं, नियर वर्क कर रहे हैं, तो 30 मिनट के बाद एक ब्रेक हमें जो है लाजमी लेना चाहिए। इसके अलावा जो है बुक रीडिंग करते वक्त हमने जो है ना रीडिंग डिस्टेंस हमने प्रॉपर मेंटेन रखना है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या है ये एल्बो तक हमारे पास डिस्टेंस हो और पोजीशन हमारी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। ये ना हो कि लेट के बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, ये गलतियां हमने नहीं करनी। टीवी को हम क्या थोड़ा सा दूर रख के देखें
ऑलमोस्ट 5 to 6 फीट जो है हमारा जो है टीवी वो हमसे दूर हो, और टीवी की जो लिमिट है उनको हम कम करें, मोबाइल का जो अपना यूज़ है उसको कम करें। नाइट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है प्रोटेक्टर वगैरह ऑन करें, ये बुक में भी नहीं है। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो समझने की है। ठंडे पानी से आंखों को धोते रहना चाहिए, ठीक है, ब्रेक लेते वक्त, और आंख की जो है ब्लिंकिंग हमें क्या है उसको थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि टीवी देखते वक्त, मोबाइल यूज़ करते वक्त अक्सर हम आंखों को ब्लिंक वगैरह नहीं करते, उससे भी हमारे पास आइज़ में मसला आता है। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह क्या है अपने जहन में रखें। ये विजुअल हाइजीन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको हम क्या कर लें तो ये वो एहतियात हैं जिससे रिफ्रैक्टिव एरर्स आगे जो है फर्दर हमारे पास प्रोसीड नहीं करते, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि उसमें एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया कि कुछ मॉडलिटीज़ हैं हाइपरमेट्रोपिया की ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो सिंपल थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। इसमें भी पॉइंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें देख लेंगे। अब एफेकिया और पिसिडोफेकिया जो हमारे पास कंडीशन है उनको देखते हैं। एफेकिया को अगर हम पहले समझे, ए कहते हैं विदाउट, और फेकिया हमारे पास लेंस, यानी विदाउट लेंस, यानी वो कंडीशन जिसमें हमारे पास आई में लेंस ही प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन को कहते हैं ए फेकिया, ठीक है। इसके हमारे पास कुछ कॉजेज़ होंगे, 5 कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहला तो ये कि कंजेनेटली आपके पास लेंस प्रेजेंट नहीं है, बाय बर्थ आपके पास लेंस नहीं है। दूसरा, सर्जिकली आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, सर्जरी के दौरान लेंस को रिमूव किया जाता है। थर्ड, हमारे पास किसी ट्रॉमा की वजह से जो है लेंस को क्या है हमने रिमूव किया। फोर्थ, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ उसकी वजह से लेंस जो है वो हमारे पास विट्रस में एब्जॉर्ब हो गया, या ये जो लेंस है ये आपके पास एक लिक्विड टाइप होता है, ये हमारे पास क्या डिसॉल्व हो जाए या ये हमारे पास रप्चर हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि एफेकिक हो गया है बंदा, ठीक है। इसमें लास्ट जो हमारे पास है कि पोस्टीरियरली जो है हमारे पास लेंस डिसलोकेट हो जाए और हमारे पास उसकी जो है पोजीशन हमें पता ना चल रही हो, उस कंडीशन को भी एफेकिया कह सकते हैं। अच्छा, इसकी हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ एफेकिया में जो टॉपिक है वो इसकी ऑप्टिक्स है। वन हेल्महोल्ट्ज़ साइंटिस्ट ने जो है इसको क्या है 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो है चेंजेस इन कार्डिनल डेटा ऑफ आई। याद करें मैंने फर्स्ट चैप्टर में रिड्यूस्ड आई, स्कीमेटिक आई के कुछ डेटास आपको के साथ शेयर किए थे, वो यहाँ पर क्या काम आने वाले हैं, तो उस लेक्चर को भी आप ज़रूर देख लें कि कार्डिनल डेटा हमारे पास जो आई के जो नॉर्मल डेटा है उसमें हमारे पास क्या चेंजेस आएगी जब पेशेंट के अंदर जो है आपके पास लेंस प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले चेंज जो आपको नज़र आने वाला है वो ये है कि हमारे पास जो एंटीरियर फोकस पॉइंट होगा वो हमारे पास 23.2 मिलीमीटर पे बनेगा। नॉर्मल हमारे पास 15 से 17 मिलीमीटर के बीच में था, ठीक है। और हमारे पास जो फोकस पॉइंट 2 है वो हमारे पास नॉर्मली 24 मिलीमीटर पे था। एक पेशेंट में अब ये 31 मिलीमीटर पे बनने वाला है। अच्छा, एंटीरियर जो फोकल प्लेन था वो हमारे पास जो है पहले 1.5 और इस तरह 1.7 मिलीमीटर पे हमारे पास 2 पॉइंट्स बन रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जो है ये बिल्कुल एंटीरियर जो प्लेन है कॉर्निया के इसके ऊपर बनेगा। और जो पिछला हमारे पास जो लेंस में नोडल पॉइंट से याद करें, अगर हमारे पास 2 थे ऑलमोस्ट 7.25 मिलीमीटर आई गेस, तो उस पॉइंट पे हमारे पास बन रहे थे। अब हमारे पास ये 7.75 मिलीमीटर पे हमारे पास बनेंगे। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो एफेकिक पेशेंट में हमारे पास आई, ठीक है। इस पेशेंट में आपके पास जो है परकिंजी सेंसन इमेजेस हमारे पास जो है नॉर्मली 4 बनती है। चूँकि इसमें लेंस एब्सेंट है आपके पास तो इसमें हमारे पास 2 इमेजेस बनने वाली हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसका ये है कि हमारे पास जो डायप्ट्रिक पावर है वो हमारे पास, अब देखिए लेंस तो है नहीं, ओनली कॉर्निया है। कॉर्निया की हमारे पास 43 या 44 डायोप्टर जो है हमारे पास कॉर्निया की पावर होगी। नॉर्मल हमारे पास 58 to 60 डायोप्टर तक हमारे पास पावर होती आएगी। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और हमारे पास जो ये इसका एंटीरियर चैम्बर है वो थोड़ा सा डीप होगा। डीप क्यों होगा कि यहाँ पे लेंस है नहीं, तो वो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर का जो गैप है वो हमारे पास थोड़ा सा कम हो चुका होगा, इसलिए एंटीरियर चैम्बर भी हमारे पास नॉर्मल से जो है थोड़ा सा डीप होगा। तो उम्मीद है कि कार्डिनल डेटा के जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे कि रिड्यूस आई और इसमें जो है हमारे पास लेंस की एब्सेंस की वजह से कुछ मेजरमेंट्स में जो है डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इमेज फॉर्मेशन इन एफेकिया, कि हमारे पास इमेज कैसे बनेगा। याद रखें एक जनरल कंसेप्ट को पहले समझ लें इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले, कि
हम जब भी प्लस लेंस आई के आगे रखते हैं तो वो क्या करता है, आई इमेज को मैग्नीफाई करता है, ठीक है, पहले डिस्कस हो चुका है, मैग्नीफाई करता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें और है, जितना आप इसको आई से दूर करेंगे उतना आपके पास मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को ऐसे समझिए, एक ओल्ड एज पेशेंट है, उसने जब प्लस लेंस पहना होता है वो अपने नाक की तरफ जो है उसे पुल करता है, ठीक है, नाक की तरफ जो है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा नाक के ऊपर रखता है, इसलिए उसे इमेज जो है ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। इसी पॉइंट को जहन में रखते हुए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एफेकिक पेशेंट में हमारे पास लेंस नहीं है, तो उसमें हमारे पास इमेज मैग्नीफाई होने वाला है किन कंडीशंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा आई है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हमने स्पेक्टिकल्स रख लिए, ठीक है, स्पेक्टिकल्स का डिस्टेंस ऑलमोस्ट ये कॉर्निया से यहाँ तक, तो इस कंडीशन में हमारे पास 33% तक इमेज जो है वो मैग्नीफाई होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसके मुकाबले में अगर सेकंड मॉडलिटी हम देखें कि कॉन्टैक्ट लेंस अगर हमने रखा है, कॉन्टैक्ट लेंस हमारे पास कॉर्निया के बिल्कुल ऊपर रखा जाता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास इमेज जो है ओनली 10% तक मैग्नीफाई होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मॉडलिटी इसमें हमारे पास क्या है कि एंटीरियर चैम्बर में हमने अगर IOL का इम्प्लांट किया है, ठीक है, IOL इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन अगर की है, एंटीरियर पोर्शन में की है, तो हमारे पास 2 to 5% तक हमारे पास मैग्नीफिकेशन होगी, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर नॉर्मली जिस तरह पोस्टीरियर चैम्बर के पास हमारे पास IOL इम्प्लांट होता है, अगर हमने इधर क्या इम्प्लांट किया है लेंस को, तो हमारे पास 0% मैग्नीफिकेशन होगी। सिंपल बात यह है कि जितना डिस्टेंस रिड्यूस करेंगे उतना आपके पास मैग्नीफिकेशन कम होगी। इस मैग्नीफिकेशन कम होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। आपके पास जो फील्ड है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। स्पेक्टिकल्स में आपको जो फील्ड है वो रिस्ट्रिक्टेड दिखेगी। अभी स्पेक्टिकल्स की जब आगे बात आएगी तो उसमें आपको उसके डिसएडवांटेजेस में भी पता चलेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है विजुअल इक्विटी इन एफेकिया। अच्छा, एफेकिक पेशेंट की हमारे पास विजुअल इक्विटी कैसे होगी, तो ये याद रखें कि हमारे पास एफेकिक को जब हम स्पेक्टिकल्स देंगे तो उसमें उसकी विजुअलिटी हमारे पास गलत आने वाली है। क्यों गलत आएगी? जिस तरह भी इधर पॉइंट डिस्कस हुआ कि इमेज हमारे पास मैग्नीफाई हो रहा है 33% तक। अब ऐसे पेशेंट को जब आप विजुअलिटी का चार्ट दिखाएंगे, ठीक है, तो जो 612 की लाइन नॉर्मल ईमेट्रोपिक पेशेंट देख रहा है, तो ऐसे बंदे को 6-9 की या 6-6 की लाइन भी स्पेक्टिकल्स के साथ दिखने वाली है, तो एक फॉल्स विजुअलिटी आपको जो है इसमें नज़र आएगी। फोर्थ हमारे पास एकोमोडेशन इन एफेकिया। अब एक सोचने वाली बात है कि जब लेंस है ही नहीं, ठीक है, तो एकोमोडेशन कहाँ से आ गई? ऐसे पेशेंट को हम बाइफोकल्स वगैरह देते हैं नियर के लिए और डिस्टेंस के लिए, फिर भी इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए, फॉर एग्जांपल 2 मीटर कह लें, ठीक है, या इससे कम 1 मीटर के डिस्टेंस में उसे फिर भी प्रॉब्लम रहता है। आजकल प्रोग्रेसिव लेंसेज आए हुए हैं जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट डिस्टेंस को भी कवर कर रहे हैं, तो वो इसमें काफ़ी इनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अपने कुछ नुकसानात हैं। बाइनोकुलर विजन एंड एफेकिया, ठीक है, इस कंडीशंस को अभी हमने समझना है कि बाइनोकुलर विजन हमारे पास किसे कहते हैं। जब दोनों आईज बैक वक्त आपके पास एक चीज़ को देखें, उस कंडीशन को कहते हैं बाइनोकुलर विजन, ठीक है। दोनों आईज एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तब हमारे पास बाइनोकुलरिटी इसमें आती है। सिंगल आई, अगर फॉर एग्जांपल सिंगल आई से हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम चीज़ों की जो डेप्थ है वो मिस कर देते हैं। इस बाइनोकुलर विजन के हमारे पास 3 ग्रेड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला सिमुल्टेनियस परसेप्शन, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। सिमुल्टेनियस परसेप्शन ये कहते हैं कि दोनों आई से एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल देखना, जिस तरह इस मार्कर को मैंने देखा। नेक्स्ट इसमें है फ्यूजन। फ्यूजन किसे कहते हैं? फ्यूजन इसे कहते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को मैंने फ्यूज़ कर दिया दोनों आंखों से देख के, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी हैं, आगे इंशाल्लाह मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। थर्ड वन है स्टेरोप्सिस। स्टेरोप्सिस कहते हैं उसकी 3D जो है उसकी डेप्थ को देखने को। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की क्या गोलाई को, इस चीज़ों को जो है मैं महसूस कर सकता हूँ अपनी आंखों के ज़रिए, इसकी डेप्थ को जो है फील करना, ये चीज़ जो है ना स्टेरोप्सिस है। तो ये 3 ग्रेड्स जो है आपके पास बाइनोकुलर विजन बनाएगी। लेकिन जब आपके पास पेशेंट एफेकिक है
तो उसमें ये तीनों ग्रेड्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होंगे, या अगर प्रेजेंट भी होंगे तो 1 ग्रेड प्रेजेंट होगा या 2 ग्रेड फ्यूजन यूजुअली एब्सेंट होगा ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है, और बाकी ग्रेड्स भी एब्सेंट हो सकते हैं। और साथ में सप्रेशन एम्ब्लायोपिया, ठीक है, सब पेशेंट एम्ब्लायोपिक हो सकता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, एफेकिया आपके पास हाई अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डेवलप करता है। दूसरा इसमें डिप्लोपिया हो सकता है। एक ही चीज़ आपको जो है डबल नज़र आ सकती है क्योंकि हमारी जो आइज़ है वो उस वक्त जो है एक वक्त पे जो है सही फोकस नहीं कर पा रही होती, दोनों आइज़ की पावर में डिफरेंस होता है, इस वजह से आपके पास डिप्लोपिया भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें क्लिनिकल फीचर्स हैं, इनको देखते हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 8 क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास हमें दिखेगा वो तो ये है कि हमारा ये जो लिम्बस है, ठीक है, लिम्बस वो पॉइंट है, ये कॉर्निया और ये स्क्लेरा जहाँ पर जॉइंट हुए में, यहाँ पर हमें एक स्कार सा दिखेगा, एक वाइट सा डॉट या जो ओपेसिटी टाइप हमें क्या दिखने वाली है, इस चीज़ को कहते हैं लिम्बल स्कार। ये हमें इसमें दिखेगा, ठीक है, बहुत ही क्लियरली नज़र आ जाता है जो पेशेंट एफेकिक हो। दूसरा इसमें हमारे पास ये है कि प्यूपिल का जो कलर है वो बिल्कुल जेट ब्लैक हुआ होता है। अभी आप नॉर्मल प्यूपिल देखें ना, वो ब्लैक होता है लेकिन इतना ब्लैक नहीं होता जितना एक वो होता है। अभी मेरी आई में आप लिम्बल स्कार या ब्लैकनेस देखने की कोशिश ना करें क्योंकि मुझे एफेकिया नहीं है। नेक्स्ट इसमें यह कि जब इनकी रेटिनोस्कोपी की जाए तो इनमें हाई अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास होगा, ठीक है, +10 से ज़्यादा हमारे पास यूजुअली इनका होता है। एंटीरियर चैम्बर जो है इनका डीप होगा क्योंकि हमारे पास लेंस यहाँ पे एब्सेंट है, इस वजह से। नेक्स्ट ये कि परकिंजी सेंसन इमेजेस जो है वो हमारे पास इसमें गायब होंगी। मैंने पहले भी कहा कि ओनली 2 इमेजेस जो है वो हमें नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा जब फंडस एग्जामिनेशन इनकी करेंगे तो इनकी जो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ में होगी। पहले भी अभी गुजर चुका हाइपरमेट्रोपिया के कंडीशन में कि उनकी जो ऑप्टिक डिस्क है उनका साइज़ हमारे पास स्मॉल होगा और यूजुअली रेडिश कलर में ये आपको नज़र आने वाली है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर है वो है ट्रेमलनेस ऑफ आइरिस। मतलब ये कि आइरिस जो है वो आपके पास जर्की मूवमेंट्स शो करेगा, जैसे कि निस्टैग्मस वगैरह में हम देखते हैं कि आइज़ जो है वो हमारे पास इधर उधर क्या डांस करती हुई नज़र आ रही होती है। और सबसे लास्ट नॉट द लीस्ट कि हमारे पास जो लेंस है वो हमारे पास इस अपनी पोजीशन पेटलर फोसा से हमारे पास एब्सेंट होगा। तो नॉर्मल सी बात है, एफेकिया हमने पहले ही बताया विदाउट लेंस। ट्रीटमेंट इसकी हमारे पास किस तरह होती है, तो 4 ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, स्पेक्टिकल्स हैं, कॉन्टैक्ट लेंस है, IOL है और कॉर्निया की जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरीज है। सबसे पहले अगर हम स्पेक्टिकल्स की बात करें तो +10 से +12 डायोप्टर तक, इससे ज़्यादा भी जो है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसकी वजह प्लस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो हमारे पास जो है एफेकिया की कंडीशन को ठीक कर सकता है। लेकिन इसके हमारे पास जो है कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात इसके ज़्यादा हैं हमारे पास एफेकिया में क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर काफ़ी ज़्यादा है। फ़ायदे इसके ये है कि ईज़ी टू यूज़ है, ठीक है, सस्ते भी हैं और पेशेंट की मर्ज़ी है कि जब वो उतारना चाहे और पहनना चाहे, ठीक है। ये है कि बाज़ औक़ात उसे जो है नियर एडिशन के लिए एक एक्स्ट्रा ग्लासेस का जो पेयर है वो रखना पड़ता है, तो ये इसमें एक मसला है। बाकी इसके कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास इमेज की जो मैग्नीफिकेशन है, जिस तरह यहाँ पे बात हुई, ये बहुत ज़्यादा होगी हमारे पास, 33% बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इसमें यह है कि फ़ील्ड जो है हमारे पास काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्टेड नज़र आएंगी फील्ड, तो हमारे लिए जो है कदम लेना भी यूँ कह सकते हैं कि मुश्किल होगा। स्टेयर्स चढ़ते वक्त हमें जो है डिस्टेंस जो है उसका गैप समझ नहीं आने वाला। एक ये भी है कि इनकी जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा ठीक नहीं होगी। यंग पेशेंट के लिए मसला हो सकता है कि ये लेंस बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं आइज़ पे, ठीक है, इनकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं होती। साथ में ही इनकी जो है नियर विजन का भी हमारे पास, मैंने पहले बताया, प्रॉब्लम होगा कि एक्स्ट्रा पेयर जो है लेंस के इन्हें अपने साथ रखने होंगे। मुश्किल भी है ये एक तरह से कि लेंस बहुत थिक हैं, इधर जो है नोज़ ब्रिज के पास जो है इनके जो है निशानात भी बन रहे होते हैं। लेंस इतने थिक होते हैं कि बिल्कुल ऐसा है कि आइज़ के लिए जो है एक किस्म का जिम है और नोज़ के लिए भी, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, क्योंकि लेंस हमारे पास नॉर्मल एब्सेंट है, इस नॉर्मल लेंस का हमारे पास एक फ़ीचर है कि ये हमारे पास जो है ब्लू कलर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है।
तो चूंकि अब नॉर्मल लेंस नहीं है, स्पेक्टिकल्स के ज़रिए काम लिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे ब्लू कलर ज़्यादा नज़र आएगा। तो ब्लू अपीयरेंस जो है कलर विजन में उसे ज़्यादा नज़र आने वाला है, ठीक है। इसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट फिनोमेनाज हैं वो स्फेरिकल एब्रेजन। स्फेरिकल एब्रेजन्स हमारे पास उसे ज़्यादा दिखेंगी, यानी स्फेरिकली जो है लाइट जो है उसको ज़्यादा नज़र आएगी। ऐसी कंडीशन में अब होगा क्या, इसको ज़रा अगर आप समझें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है। ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट इसे जो है ऐसे टिल्टेड फॉर्म में दिखने वाला है, ठीक है। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मैं एक पैराबोलिक वर्ल्ड में हूँ और हर चीज़ जो है उसे क्रॉस फॉर्म में नज़र आएगी स्फेरिकल एब्रेजन्स की वजह से। ऐसे फिनोमेना को पिन कुशन डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास प्रिज्मेटिक एब्रेजन भी है। प्रिज्मेटिक एब्रेजन को रोविंग रिंग स्कोटोमा भी कहते हैं या जैक इन द बॉक्स फिनोमेना भी कहते हैं। इस फिनोमेना को मैंने डायग्राम से ज़्यादा अपने ऊपर ही क्या एक्सपेरिमेंट करना बेहतर समझा कि फॉर एग्जांपल एक आई में हमारे पास, ठीक है, स्पेक्टिकल्स पहनने की वजह से एक पॉइंट ऐसा होगा आई में जहाँ पे हमारे पास एक स्कोटोमा सा या एक ब्लर हमें नज़र आने वाला है। और इस ब्लर का ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरी आई के आगे ऑब्जेक्ट है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा हो। इस ऑब्जेक्ट को जब मैं अपने लेफ़्ट तरफ मूव करूँगा तो ये जो स्कोटोमा है ये राइट तरफ मूव करेगा, और इसी तरह अगर मैं इसको क्या राइट तरफ मूव करूँगा तो ये स्कोटोमा जो है लेफ़्ट तरफ मूव करेगा, इसलिए इसे जैक इन द बॉक्स फिनोमेना भी कहते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मली 15 डिग्री या जितना भी है आप देख लें, तो उसमें क्या ये हमारे पास ये फिनोमेना होगा। तो इस स्पेक्टिकल्स का ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अगर कॉन्टैक्ट लेंस की बात करें, अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदा इसका हमारा सबसे पहले ये है कि इमेज मैग्नीफिकेशन आपके पास 10% तक आ गई, ठीक है। दूसरा हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू भी इसका इंक्रीज़ होगा हमारे पास स्पेक्टिकल्स के मुकाबले में, क्योंकि ये हमारे पास जो है करीब पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका जो फील्ड ऑफ विजन है वो हमारे पास काफ़ी बड़ा होने वाला है। सनात की अगर हम इनकी बात करें तो मुश्किल है पहनना, ठीक है। कॉर्निया के ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, महंगे भी होते हैं थोड़े हमारे पास, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो मॉडलिटी है वो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, IOL का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये हमारे पास एफेकिया की ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट मॉडलिटी है आजकल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नियर विजन के लिए फिर क्या करना होगा। आजकल ऐसे इंट्राओकुलर लेंस आ गए हैं कि वो आपके पास जो है इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए भी काम कर रहे हैं, यानी वो हमारे पास नॉर्मल लेंस की तरह अकोमोडेट भी करते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इसका। फोर्थ हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी, ये इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन इनके प्रोसीजर्स को इंशाल्लाह जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए केरेटोफेकिया, फेकिया लेंस और केरेटो कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर जो है किसी डोनर पेशेंट का हम जो है एक लेंटिक्यूल जो है ऊपर का जो पार्ट होता है वो हम क्या इसके ऊपर क्या फिक्स करेंगे, और उसकी वजह से हमारे पास इसका जो एफए की कंडीशन है इसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो है एपिकेरेटोफेकिया। एपी कहते हैं एपिथीलियम से निकला है, ठीक है, यानी कॉर्निया के एपिथीलियम को रिमूव किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाती है। और जब हमारे पास ये एपिथीलियम रिपेयर होगा, एपिथीलियम खुद ही जो है ग्रो करेगा, हील होगा, तो हील होते ही हमारे पास उसकी विजन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह थर्ड एक और भी है हाइपरोपिक लेजिक, ठीक है, लेजिक सर्जरी जो है लेज़र्स के ज़रिए जो है की जाती है। इनके प्रोसीजर्स को इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही जानना ज़रूरी था। तो स्टूडेंट्स, एफेकिया के बाद हमारे पास जो है वो है पिसीडोफेकिया। ये आजकल लॉस्ट टॉपिक होगा। पिसीडो कहते हैं फॉल्स को, ठीक है, और फेकिया हमारे पास लेंस को। फॉल्स की बजाय जो है आप आर्टिफिशियल को भी कह सकते हैं, इसलिए इस पिसीडोफेकिया को आर्टिफेकिया भी कहते हैं, यानी वो कंडीशन जिसमें हमारे पास जो है असली लेंस की जगह जो है हमारे पास एक आर्टिफिशियल लेंस हो, जिसे IOL भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन को पिसीडोफेकिया कहते हैं। इसे पिसीडो इसलिए कहते हैं कि ये ओरिजिनल लेंस नहीं होता, ये जो है मैन मेड लेंस होते हैं, तो वो इसलिए इसे क्या पिसीडोफेकिया कहते हैं। इस पे ये जो IOL है इसकी पावर को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक स्पेसिफिक तरीका है। उसमें दो चीज़ों को काउंट में लाया जाता है, एक एक्सियल लेंथ और सेकंड हमारे पास जो है केरेटोमेट्री रीडिंग्स, और इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी। रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ पिसीडोफेकिक आई के हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस अब हमारे पास पिसीडोफेकिक आई में आ सकती हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है ईमेट्रोपिया के, हमारे पास ईमेट्रोपिया जो है वो अचीव हो जाता है पिसीडोफेकिक आई में, लेकिन
अगर पेशेंट हमारे पास 40 ईयर से ऊपर है, ऐसे पेशेंट में नियर वर्क के लिए आपको जो है +2 या +3 की ग्लासेस रिक्वायर हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास है कंसेक्यूटिव मायोपिया, इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें ये बात है कि हम जब मायोपिया को ओवर करेक्ट कर देते हैं, उस कंडीशन को हम ये कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है डिस्टेंस विजन के लिए हमने इसे करेक्ट करना होगा, ठीक है। और नियर विजन में हमें हो सकता है, क्योंकि ये मायोपिया ओवर करेक्ट हो चुका है, तो ग्लासेस ना रिक्वायर हों। सच केसेस कुछ केसेस में जो है हमारे पास नियर विजन के लिए भी ग्लासेस दे देते हैं। कंसेक्यूटिव हाइपरोपिया जो है, यानी IOL की पावर आपके पास कम है नॉर्मल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 रिक्वायर्ड थी, आपने उसे 15 दे दी। अब ऐसे पेशेंट को डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए हमें करेक्ट करना होगा, ठीक हो गया। कुछ साइंस है हमारे पास जो है पिस्यूडोफेकिया पेशेंट में, जिसमें पोस्टीरियर चेंबर लेंस जो है, इसे शॉर्ट टर्म में PCIOL भी कहते हैं, पोस्टीरियर चेंबर IOL। अगर AC आ जाए तो एंटीरियर चेंबर IOL। यहाँ पर पोस्टीरियर चेंबर क्योंकि ज़्यादातर प्लेस किया जाता है लेंस को, इसलिए इसकी एग्जांपल दी हुई है। याद रखें पिस्यूडोफेकिया और एफेकिया के जो साइंस है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। जब आप देखेंगे तो एक दो डिफरेंस ही आपको दिखेंगे। वो जो डिफरेंस पॉइंट है वो मैं पहले बताना चाहूँगा कि पिस्यूडोफेकिया में चूँकि आर्टिफिशियल लेंस लगा होता है, इसमें परकिंजी सैनसन इमेजेस जो हैं वो आपको 4 दिखने वाली हैं, ठीक है। वहाँ पर एफेकिया में चूँकि लेंस था ही नहीं, इसलिए वहाँ पर 2 इमेजेस शो हो रही थी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर प्यूपिल का जो कलर है वो बिल्कुल जेट ब्लैक था। यहाँ पर इसका कलर ब्लैकिश होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना वहाँ पर था हमारे पास। तो ये दो जो हैं इसके मेन डिफरेंस हैं। इसके अलावा ये भी है कि IOL की कंफर्मेशन हम क्या स्लिट लाइन की एग्जामिनेशन के साथ क्या कर सकते हैं, या प्यूपिल जब हमारे पास डायलेट हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि एक आर्टिफिशियल लेंस जो है इसमें इंसर्ट हुआ है। इसके अलावा लिम्बल स्कार वही जिस तरह एफेकिया में नज़र आता है इस तरह इसमें भी नज़र आएगा। इसके अलावा आयरस की जो है थोड़ी सी स्लाइट मूवमेंट जो है आपको वो इसमें भी दिखने वाली है। इसके अलावा जो एंटीरियर चैम्बर है वो इसका भी डीप होगा हमारे पास, ठीक है, जिस तरह एफेकिया पेशेंट में था। और IOL की जो पावर है यानी रिफ्रैक्टिव स्टेट जो होगा आई का, वो डिपेंड करेगा कि हमने IOL कौन सा और किस पावर का इंसर्ट किया है। तो वो एक अलग डिस्कशन है, इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट लेंस में और इंट्राओकुलर लेंस में जो है उसको डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ पिस्यूडोफेकिया के पिस्यूडोफेकिया को हम जो है फर्दर कौन सी इनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन सी इन्हें फर्दर जो है हम प्रोटोकॉल दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से प्रोटोकॉल्स हैं इनके क्योंकि पिस्यूडोफेकिया बजाते खुद एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये खुद एक प्रोटोकॉल है, खुद एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल है, तो इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पेक्टिकल्स हम दे सकते हैं नियर एडिशन के लिए। किन को, अगर पेशेंट जो है इमेट्रोप है आपके पास या जो है उनमें हाइपरोप हो चुका है कंसेक्यूटिव हाइपरोपिया, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है स्पेक्टिकल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नियर एडिशन के लिए। बाइफोकल्स या प्रोग्रेसिव लेंस हम उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। ये कब, जब हमारे पास कंसेक्यूटिव हाइपरोपिया की कंडीशन हो जिसमें उनके डिस्टेंस का भी मसला हो और हमारे पास जो है उनकी नियर में भी प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसी कंडीशन में बाइफोकल्स हमारे पास काफ़ी अच्छे काम करते हैं। लेकिन बाइफोकल्स में जो मसला है वो ये है कि इंटरमीडिएट डिस्टेंस, जो बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर का, 1.5 मीटर का, 2 मीटर का, ये कवर नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए आजकल प्रोग्रेसिव लेंस है जिसमें एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए भी एक जोन बना होता है। इंशाल्लाह ये स्पेक्टिकल्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम मायोपिया को कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।